सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति। अपने दोनों हाथों को रख करें और अपने आंखों पे और फेस पे जॉइंटल मसाज और पूरी बॉडी पे करते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोल लीजिए। ओम सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बता दीजिएगा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हो रही है भैया। कल हमने क्या पढ़ा था? प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है, कल हमने मेनोपॉज देखा था, उसके 3 हमने स्टेजेस भी देखे थे, है ना? प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। उसके सिम्टम्स, यौगिक मैनेजमेंट, ये सारा चीज हमने देखा। फिर डिस्मेनोरिया देखा। ठीक है, डिस्मेनोरिया में क्या था? उसमें भी 2 हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है, जैसे लिटरल फेज में रहता है, उस टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट, मतलब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग जो होता है डिस्मेनोरिया में होता है ना? एक हमने हार्मोन बताया था, बताइए कौन सा हार्मोन हमने बताया था? उसके ज्यादा सिक्रेशन की वजह से जो यूट्रस जो होता है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिमेम्बर, किसी को याद है कौन से हमने हार्मोन्स की बात करी थी? ऑक्सीटोसिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स था ना, जिसके ज्यादा सिक्रेशन की वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग्स होती है। दिस इज डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हमने क्या बताया था? किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है ना? जैसे एडिनोमाइसिस हमने बोला था, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से पीआईडी, है ना? सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, इंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो है, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। सिम्टम्स हमने देखा था। फिर एक हमने बताया था एमोनेरिया, जिसमें अब्सेंस ऑफ पीरियड, है ना? कभी बार 3 से 4 महीने भी पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर इसके यौगिक मैनेजमेंट हमने देखा कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे ना, क्या क्या यौगिक मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो कल हमने ये 2 टॉपिक्स हमने देखा, मेनोपॉजल एंड डिस्मेनोरिया। आज है ऑब्स्ट्रिक देखेंगे डिसऑर्डर, जिसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें होती हैं ऑब्स्ट्रिक्स में। देखा जाए तो यहाँ पे एक केयर है, जो प्रीनेटल पोस्टनेटल जो होता है ना, ये केयर है। ठीक है, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, है ना? कि हमें प्रेगनेंसी के पहले और बाद में और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या क्या केयर करना चाहिए, किस वो चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए इसको हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते, इट्स अ केयर। ओके। दिख रहा है ना सबको इमेज? प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड इन द लाइफ ऑफ वुमेन। ये बहुत ही, कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टाइम होता है एक किसी भी महिला का। हर एक महिला जो मैरिड रहते हैं, वो मतलब रहता है कि हम जो है माँ बने। एक प्रेगनेंसी एक वेरी, एक बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है किसी भी महिलाओं के लिए। ठीक है, या एक फैमिली के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि ये क्या है, एक साइकिल है इसका, जनरेशंस बनता है इससे, है ना? देयर ग्रेट अटेंशन इज गिवन टू द एंटीनेटल केयर बाय द हेल्थ केयर सिस्टम द मोस्ट कंट्री। किसी भी देश में आप चले जाओ, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, बहुत अटेंशन रखते हैं उसके उसके ख्याल रखते हैं, बच्चों का, उसके माँ का, है ना? चाहे चाहे उसके फैमिली। ठीक है, अगर फैमिली में पता चलता है कि भाई
कि माँ बनने वाले, तो हम बहुत ज्यादा अटेंशन उसकी तरफ देखते हैं। आप लोगों को भी फील होता है, यहाँ जो लोग भी हैं महिलाएं जिनको ये चीज पता होगा, वो उनको पता है कि हाँ बहुत अटेंशन हो जाता है उस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारा उस टाइम पे ना कॉम्प्लिकेशंस, हार्मोनल चेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कई सारा प्रॉब्लम्स खुद के लिए तो है ही, बच्चों को भी हार्म हो सकता है उसमें। जो आपके गर्भ में रहता है बच्चा, उनको भी ये हार्म कर सकता है अगर आप अच्छे से प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो। चाहे वो डाइट का हो, अपने बॉडी का हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके पेल्विस रीजन से लेकर, ठीक है, इलियक रीजन, वो बहुत ही आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। तो मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस में आता है जैसे कि हार्मोनल पहले चेंज होगा, हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से इंक्रीज द बॉडी वेट, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एब्डोमेन का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत ही नॉर्मल है कि बैक पेन, लोअर बैक पेन जो है होना स्वाभाविक है लंबर के पास। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा एब्डोमेन का रीजन है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाता है, और स्पाइन की जो कर्व है वो ज्यादा अंदर की तरफ, ये जो कर्व बनना ज्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये लोअर स्पाइन में। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर आपका मैनेजमेंट जो है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है इस टाइम पे। बहुत महिलाएं क्या करती हैं, प्रेग्नेंट है तो चलो रेस्ट कर लो, कुछ नहीं करना है, छोड़ देते हैं सारा काम। नहीं, उनको सब कुछ करते रहना चाहिए प्रॉपर ख्याल के साथ। ठीक है, अगर देखो आजकल तो बहुत ही ट्रेंड में है, मार्केट में है कि प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा। ये देखने को भी मिला है, मैं तो इस तरह के कई सारे केसेस भी देखा है, हैंडल किया है, कि अगर कोई महिला फिजिकली एक्टिव है, कोई काम कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होता है, बहुत चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। लेकिन जो जिसका जीरो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करता है, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस टाइम पे। लेबर पेन भी बहुत रहता है, ऑपरेशन सीजेरियन करने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, पोस्चरल चेंजेस, आपके पोस्चर्स में चेंजेस आने लगेगा, एब्डोमेन का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द शोल्डर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन मतलब कि तो कर्व जो शोल्डर्स का जो होता है ना, अब जैसे कि ये बढ़ रहा है तो पूरे स्पाइन का जो कर्वेचर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और शोल्डर्स भी कनेक्टेड है हमारे स्पाइन रीजन से, जो उसका फ्रैक्शंस होना शुरू हो जाता है शोल्डर्स में। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी, इस टाइम पे हाइपर, देखो दो चीजें आपको एनाटॉमी में पढ़ी होगी, एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन पढ़ा है ना। एक्सटेंशन क्या होता है और फ्लैक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। टुवार्ड्स योर बॉडी, जैसे कि अभी हमने एल्बो को अंदर की तरफ लिया तो ये क्या हुआ, फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन। एल्बो को हमने स्ट्रेच किया आगे की तरफ, वो क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन। हाइपर हो गया एक्सटेंशन, मतलब कि ज्यादा हो जाना। बहुत लोग भुजंग आसन करते हैं तो क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड जिसका एल्बो रहता है वो आगे की तरफ आ जाएगा। नी के साथ भी वैसे ही कंडीशंस हैं। हाइपर मतलब ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाना अपने लाइनिंग से। ठीक है, एक्सेस एक्सटेंशन हो जाना जिससे हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, एक होता है फ्लैक्शन, टुवर्ड्स योर बॉडी अवे योर बॉडी, ये याद रखना। दूर जाएगा तो एक्सटेंशन, टुवर्ड्स योर बॉडी फ्लैक्शन। इंक्रीज इन लंबर सेक्रल एंगल, जो लंबर सेक्रल होता है हमारे जो लोअर स्पाइन, स्पाइन को हमने कितने भागों में बांटा है, एक तो हमारे गर्दन, सर्वाइकल, थोरैसिक, इसके बाद लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, लंबर। इस तरह से भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सबके वर्टिब्रास टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पाइन वर्टिब्रास कितने हैं, 31। कितना, भैया बड़ों में भी 26 होते हैं ना। 26। ठीक है, फ्यूज के साथ, अगर आपका सेक्रम कॉक्सिक्स अगर फ्यूज्ड है 26, फ्यूज नहीं है तो कितना हो जाएगा 33। तब 33 होते हैं। ठीक है, क्योंकि
कॉकिक्स हमारा 4 मिलके एक बन जाता है फ्यूज होके, और सैक्रम कितना हो जाता है, 5 मिलके एक हो जाता है। पता है ना, आप एनाटॉमी में पढ़े जी होंगे, आप भैया। पढ़ लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से। तो इंक्रीज इन लंबर सेक्रल एंगल, जो हमारा एंगल होता है लंबर और सेक्रल के बीच का, वो बढ़ जाता है एंगल। ठीक है, और एंगल के वजह बढ़ने से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बॉडी का वेट धीरे धीरे क्या होता है, हमारे नी सेक्रम से होते हुए नी की तरफ जाता है। इस टाइम पे नी पेन भी होता है, लोअर लंबर भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बताया जाता है कि वॉक करो तो ज्यादा लॉन्ग जो है डिस्टेंस वो नहीं करना चाहिए, लंबे लंबे पग नहीं मारना है, ज्यादा देर एक जगह नहीं बैठना, क्योंकि जो हमारा जो टेल बोन्स हैं उसमें भी पेन आना शुरू हो जाता है। वो देखो डिपेंड करता है। एक और चीज ध्यान में रखो, आपने पढ़ा है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, जानते हो ना ये टर्म? जी भैया, यस प्रेगनेंसी सर, यस सर। तो उस टाइम पे ना एक्सरसाइज भी चेंज हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी जो जो है बॉडी का पोस्चर्स अलग होता है, फर्स्ट में, सेकंड में अलग होता है, थर्ड में अलग होता है, और तीनों में एक्सरसाइज धीरे धीरे वैरी करना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में आप ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो कि हाँ बिगिनर्स स्टार्टिंग है, फिर कुछ कुछ लिमिटेशंस आना शुरू हो जाता है सेकंड में, थर्ड में ज्यादा लिमिटेशंस हो जाते हैं शुरू। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एब्डोमेन्स का जो है जो पेट का वो वेट भी बढ़ जाता है, और एब्डोमेन का साइज भी बढ़ जाता है, बैठने में दिक्कत आती है। तो ये सब एक्सरसाइज जो है लिमिटेशंस होना शुरू हो जाता है तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग। इंक्रीज लंबर लार्डोसिस, लार्डोसिस हमने बताया था लंबर के पास जो होता है ज्यादा जो ये कर्व बनना है उसको कहते हैं लार्डोसिस। हमने पढ़ाया था ना, स्कोलोसिस, लार्डोसिस, काइफोसिस। ठीक है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लंबर का ज्यादा अंदर की तरफ जाना, जैसे लंबर लार्डोसिस, वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा कि हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे बैक पेन, खासकर लोअर बैक पेन ज्यादा होता है। थोरेसिक काइफोसिस, देखो ये चीजें ये भी बढ़ जाता है हमारा। ये क्या होता है, लंबर अंदर की जाएगा, और ये जो काइफोसिस है थोरेसिक वाला भाग वो पीछे, ये ज्यादा कर्व बन जाता है। देखो नेचुरल कर्वेचर जो है इस तरह से अगर है तो क्या होगा, ये वो जो थोरेसिक वाला भाग है बाहर की तरफ ज्यादा चला जाएगा, और लंबर वाला अंदर चला जाएगा, तो ज्यादा कर्व बन जाता है हमारे स्पाइन में। ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग यूट्रस। अब क्या होगा कि जैसे जैसे यूट्रस का लार्ज शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है ज्यादा होने लगता है, कि आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा, ये पीछे की तरफ, बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग द यूट्रस। ठीक है, ज्यादा ही अगर यूट्रस का इलार्जमेंट, उस समय क्या होता है, अब ऑटोमेटिकली ये चीजें हैं उस वक्त यूट्रस से हमारा जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कौन सा, प्रोग्लैंडिन, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है, उसी की वजह से होता है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था उसमें डिस्मोनेरिया में, कि उसका प्रेगनेंसी में भी रोल है उस हार्मोन का, वो यही है। ठीक है, इलार्जमेंट ऑफ यूट्रस है जिसकी वजह से बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग उसके ऊपर से होने लग जाता है ज्यादा ही। एंटीनेटल केयर क्या होता है, एंटीनेटल केयर होता है कि प्रेगनेंसी से पहले, पोस्टनेटल होता है प्रेगनेंसी के बाद की केयर, कि कैसे हमें प्रेगनेंसी के बाद किस तरह से आपका लाइफ स्टाइल किस तरह से होना चाहिए, क्या चीजें, तो वो उस वक्त क्या कैसे केयर करना है, प्रेगनेंसी से पहले हमें कैसे क्या केयर करना है, वो चीजें तो एंटीनेटल सो कहते हैं। इट इज केयर ऑफ द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है, जब आप कंसीव कर गए, कंसीव करने से लेकर मतलब अ, बच्चे जब जन्म नहीं लेता उससे पहले की जो कंडीशंस है, दिस द एंटीनेटल। प्रेगनेंसी के बाद पोस्टनेटल। प्राइमरी एम इज टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एट हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। इसका उद्देश्य यही है ना कि हम केयर क्यों कर रहे हैं, कि हमें जच्चा बच्चा स्वस्थ चाहिए। ठीक है, हेल्दी मदर, मदर की कंडीशन हेल्दी होना चाहिए,
और बेबी का भी कंडीशन जो है हेल्दी होना चाहिए इस टाइम पे, इसलिए हम केयर करते हैं। इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, याद रखना, इट्स अ केयर सिस्टम, है ना। स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंसेप्शन, जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो उस टाइम से केयर करना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ द फिटल एबनॉर्मलिटीज। आप पहले तो स्क्रीनिंग कराना, डॉक्टर के पास जाइए, वो देखिए अगर आप कंसीव हो गया है तो जो फिटल है नॉर्मल तो है, तो वो सब चेक करते हैं उसके। स्क्रीनिंग फॉर द फिटल एबनॉर्मलिटीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बिगिनिंग में तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, और उस टाइम पे वो लोग कुछ मेडिसिन भी देते हैं, इंजेक्शंस भी आई थिंक देते हैं, है ना। तो डॉक्टर के कंसल्ट में हमेशा रहना, उस टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। प्रमोट मसल टोन, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। ये कैसे होगा? आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है ताकि आपका जो मसल टोन है ज्यादा मतलब प्रॉपर रहे, टोन पर रहे। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मतलब जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो ज्यादा ही स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो कहते हैं ना कि ये बेबी फैट हो गया है हमें, है ना, प्रेगनेंसी के बाद ना वैसे भी मतलब महिलाओं का शरीर थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाता है। अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट नहीं किया, तो फिर शरीर थोड़ा सा फैल जाता है, मोटापा सा थोड़ा सा दिखने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने खुद को, तो ठीक है अपना शरीर तो हो ही रहा है, आप एक और लाइफ को अपने अंदर रखे हुए हैं, तो उसके लिए तो आपके शरीर में स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। और इंडोरेंस भी चाहिए। चीजें कब आता है? एक्सरसाइज से। इनहांस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर लेना है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द पोस्ट नेटल प्रोग्राम, खुद को तैयार कीजिए। पोस्ट नेटल प्रोग्राम मतलब वही प्रेगनेंसी के बाद की जो कंडीशंस हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन और न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, उसके लिए डाइटिशियंस का भी हेल्प आप ले सकते हैं। पर्सनल हाइजीन प्रॉपर फॉलो करना है, नहीं तो अगर आप हाइजीन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बर्थिंग प्रोसेस, ये सारे चीज क्या है, ध्यान रखना है आपको। अब एक टीम होता है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास सिर्फ वही नहीं रहते हैं, एक पूरा एक चीज चीज एक तो डाइटिशियन का एक टीम रहता है कि डाइट भाई डाइट कैसा लेना है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं तो सिर्फ आपके वो नहीं जा रहा है आपके शरीर में, जो आप लेते हैं वो जो आपके अंदर गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो भी आपके ही फूड से उसका भी पोषण हो रहा होता है। इसीलिए डाइट प्रॉपर होना चाहिए। उस टाइम पे कहते हैं कि आपको प्रॉपर डाइट लेना है, ठीक है। और इवन एंटीनेटल क्या पोस्ट नेटल में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप देखो अगर आप कुछ ठंडी चीजें खा लेते हो तो बच्चों को जल्द वो हो जाता है, सर्दी जुकाम आ जाती है। एक तो उसका कफ प्रवृत्ति तो होता ही है बच्चों का, ठीक है, और आप ले रहे हैं क्योंकि आपके ही स्तनपान से वो दूध ले रहा है ना, आपके अंदर से वो जा रहा है। तो इसीलिए डाइट का बहुत रोल होता है, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए। जनरल प्रैक्टिशनर, ये एक टीम होता है कि आपके आसपास रहता है कि हाँ प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास। ऑब्स्ट्रिक्शन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट तो फिर भी थोड़ा कम, लेकिन ऑब्स्ट्रिक्शन होता है जो हमारे प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है वो। और मिडवाइफ्स रहते हैं, जेनेटिक कॉलम, जेनेटिक काउंसलर, और फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं आपको उस टाइम पे जो फिजिकली असिस्ट करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज मान लो, है ना, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो या तो फिर योगा थेरेपिस्ट, इस तरह से। अल्ट्रासोनो, हाँ। और इस टाइम पे क्या करते हैं, ये सोनोग्राफी करवाते हैं कि भाई प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोनोग्राफी करवाते हैं। जो कर रहा है उसके कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफर। तो सोनोग्राफी से क्या होता है कि प्रॉपर बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर हाथ पैर बॉडी का जो अंदर सब कुछ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो सोनोग्राफी से वो पता चलता है। एक टीम होती है इस तरह से। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी ने एंटी केयर सिस्टम, आप इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है एंटी केयर में, ठीक है।
प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं उसका प्रिवेंशन करना, उसका ट्रीटमेंट करना। प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, यहाँ देखो फिजियोथेरेपी का मतलब आप उसको योग से भी जोड़ सकते हो, कोई योगा कंसल्टेंट भी इसमें आ सकता है, ठीक है। पोस्चरल एडवाइस, प्रिपेयरिंग फॉर द लेबर, जो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, जो लेबर कहते हैं ना, लेबर पेन हो रहा है, उसके लिए खुद को तैयार करवाना, उसको एक प्रॉपर स्ट्रेच करवाना, आसन करवाना, एक्सरसाइज करवाना, है ना, मूवमेंट, टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, उसको सिखाना है कि आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, लेबर पेन हो रहा है तो कैसे अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना, ठीक है। ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी ऑप्टिमल होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एज जो है एक सही टाइम पे लड़कियों की शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, बाल विवाह, आप देख लो बहुत जमाने में बाल विवाह होता था, तो उसमें बच्चे और माँ का दोनों का जान का खतरा रहता था, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है उसके अंदर, फिजिकल फिटनेस ही नहीं है उतना कि वो कर पाए, जन्म दे पाए, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉपर एज होना चाहिए, ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, इस तरह से। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हैं उसमें ट्रीटमेंट, जैसे बैक पेन हो रहा है या पेल्विस गिर्डल पेन हो रहा है। पेल्विस गिर्डल मतलब जो हमारे पेल्विस के पास जो गिर्डल है उसको कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी का वेट जो है वहां पे भी जा रहा है, वो बहुत जरूरी है पेल्विस वाला भाग में, ठीक है। उसको प्रिवेंशन करना। एक्टिविटीज दैट रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स शुड बी अवॉइडेड, जो एक्टिविटीज है उसको ये कराना है ताकि जो भी रिप्रोड्यूस हमें करना है, बच्चे जो जन्म लेना है, ताकि वो प्रॉपर हो उस चीज के लिए। प्रॉपर पोस्चर एजुकेशन, पोस्चर्स का भी पूरा ध्यान रखना, उसको एजुकेट करना। फॉर रिलीफ पेन, जेंटल, आप जैसे कि दर्द होता है तो हम थोड़ा सा जेंटली मसाज भी करते हैं एब्डोमेन का, प्रेशर नहीं करना है, एक जेंटली मसाज उसके एब्डोमेन का करते हैं, और हॉट पैक भी देते हैं। सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन, अब सैक्रम और इलियक का जो ज्वाइंट होता है, सैक्रम वाला भाग जो होता है ना हमारे, सैक्रम कॉक्सिक्स उसके ऊपर सैक्रम, उसको उस ज्वाइंट्स में कई बार डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, गैप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम सपोर्ट यूज कर सकते हैं, सपोर्ट बेल्ट यूज कर सकते हैं उसके लिए। वेरियस सेल्फ हेल्प मैनोवर कैन बी टॉट टू रिलीव द सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक है। सिम्फोसिस पुबिक डिसफंक्शन, ये क्या करता है, ज्वाइंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट पुबिक मूवमेंट्स, दैन मतलब ये लेफ्ट जो हमारा पुबिस होता है, लेफ्ट या राइट, उसकी जैसे कि नॉर्मल मूवमेंट होना, लेकिन जैसे डिसफंक्शन होगा तो मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, लार्ज मात्रा में होगा यूजुअल से, ठीक है। तो वो चीजें होता है सिम्फाइसिस पुबिस डिसफंक्शन। डायस्टेसिस पुबिस क्या होता है कि पुबिस ज्वाइंट इज सेपरेटेड टू फे, यहाँ पे जो हमारा पुबिस ज्वाइंट है वो बहुत ज्यादा सेपरेटेड हो जाता है, एक प्रॉपर गैप होना, एक ज्यादा गैप होना, तो वो डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है हमारे पुबिस वाले रीजन पे। रेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल कोर्स, आपको रेस्ट करना है, और जो नॉन इसेंशियल काम है उनका भी रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। कीपिंग द लेग एडक्शन, एक टर्म आता है इसमें भी आपने पढ़ा होगा, एबडक्शन, ABD, एबडक्शन, और एक होता है एडक्शन, ठीक है। तो एडक्शन में क्या होता है, ऐड करना, अब जैसे कि दोनों लेग्स हैं तो कीपिंग द लेग्स एडक्टेड, इस टाइम पे क्या होता है कि जो पीविस का जो गैप शुरू होता है ना, तो हमारे लेग्स में भी गैप आना शुरू हो जाता है ज्यादा, अगर वो ज्यादा गैप होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। तो एक जो है उस गैप को कम करने के लिए उसे कहते हैं कीपिंग द लेग एबडक्टेड, दोनों लेग्स को जोड़ के रखना, मतलब कम गैप होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडिंग सिंगल लेग स्टांस,
सिंगल लेग स्टांस को जो है अवॉइड करना है। मान लो कि कई बार हम सिंगल लेग पे खड़े हो जाते हैं, वृक्षासन नहीं करना या फिर इस तरह से कोई भी इस तरह के पोस्टर्स नहीं करना। ठीक है, अवॉइडिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स व्हेन वॉकिंग, जब आप वॉक करते हैं तो लंबा जो कदम है वो नहीं रखना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस, एक पैर यहाँ तो दूसरे पैर में बहुत दूर नहीं, उसको अवॉइड करना है। छोटे छोटे वॉक्स वॉक कीजिए, लेकिन स्मॉल वॉक करना है, बेबी वॉक समझ लीजिए, या फिर थोड़ा कम गैप में वॉक करना है। ठीक है, वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेस, उबड़ खाबड़ जगह पे भी अवॉइड करना है। समतल स्पेस पे वॉक करना है। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्ट्रेस स्टेप्स और बहुत एंड एक्सेसिव यूज ऑफ, और ज्यादा ज्यादा भी नहीं करना है, एक्सेसिव नहीं चलना है, बहुत ज्यादा वॉक भी नहीं करना है, जितना प्रॉपर है उतना। ये चीजें चेंज होता जाएगा। मैंने चीजें बताई थी ना, फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड में। थर्ड में बहुत कम, उससे फिर थोड़ा ज्यादा सेकेंड में, और था उससे ज्यादा आप कर सकते हो फर्स्ट में। जेंटल आइसोमेट्रिक ऑफ हिप एब्डक्टर्स, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं प्रॉपर इक्वली आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो वो होना चाहिए जेंटली। कई बार क्या होता है ना कि जो हिप का जो अलाइनमेंट है, राइट या लेफ्ट हिप है, वो डिसफंक्शंस हो सकता है। भाई एक ज्यादा गैप हो गया, एक कम है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। एक जेंटल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके आप इसको दूर कर सकते हैं। इस टाइम पे हो जाता है कि आप राइट मूव, हिप ज्यादा वो डाउन जा रहा है, कई बार वॉक करने पे लेफ्ट कम जा रहा है, ऐसा नहीं। आइसोमेट्रिक होना चाहिए प्रॉपर। पेल्विक सपोर्ट बेल्ट, इसके लिए आप क्या करते हैं, पेल्विक सपोर्ट बेल्ट भी आता है, वो यूज कर सकते हैं। आइस पैक, एक हमने क्या होता था, हॉट पैक भी था, है ना, आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। कॉकिडेनिया, कॉकिडेनिया क्या था, कॉकिक्स वाले रीजन में। कॉकिडेनिया क्या हो गया, जो पेन होता है हमारे टेलबोन में, जो लोअर टेलबोन्स होते हैं कॉकिक्स वाले भाग पे, उसको टेलबोन कहते हैं। कॉकिक्स को क्या कहते हैं, टेलबोन। तो कई बार हम क्या करते हैं, बैठते हैं ना, तो पेन होता है हमारे कॉकिक्स वाले, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुशंस का यूज कर सकते हैं। एक तो आता है कि पेल्विस के जैसा कुशंस रहते हैं, बीच में गैप रहेगा, दोनों साइड से रहेगा वो पीलो के कुशन के जैसा, और बीच में गैप बना रहता है। ठीक है, वो एक आता है, वो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जब आप बैठते हैं तो प्रॉपर कुशंस को लेकर ही बैठना चाहिए, जो खासकर प्रेग्नेंट हो मैंने उनको लेना चाहिए, सपाट पे नहीं बैठना चाहिए। जेंटल मोबिलाइजेशन, प्रॉपर मोबिलाइजेशन, जेंटली मोबिलाइजेशन होना चाहिए कॉकिक्स वाले उस पोर्शन पे, लोअर पार्ट पे। आइस पैक यूज कर सकते हैं, और हीट वाला भी, है ना, आइस एंड हॉट पैक। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, क्या फायदा है एक्सरसाइज का, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या क्या होगा, रिड्यूस द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आना होता है, जैसे कि अभी बताया था ना क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस था, बैक पेन हो रहा है, सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शंस हो रहा है, सिम्फेसिस पल्विक डिस्फंक्शंस हो रहे हैं, है ना, तो ये चीजें कम हो जाता है। पोस्चरल जो है डिस्फंक्शंस आना शुरू हो जाता है, कॉक्सीडेनिया है ये चीजें। तो ये सब चीजें, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन, कई सारा चीज होती है। ठीक है, तो वो चीजें दूर होती है। स्ट्रेस भी होता है ना, फैटिक्स हो गया, वेरिकोसाइटिस, मतलब जो वेरिकोज होता है ना, वो भी दूर, क्योंकि ब्लड का फ्लो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। दो होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या हो गया, हमारे जो पैर होते हैं उसको कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो हाथ पैर ये हो गया, ऊपर वाले भाग जो हो गया, उसको कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज। तो वहां पे प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जो नीचे के बार देखो ना, जो प्रेग्नेंट होती है ना, उसके पैरों में स्वेलिंग भी आती है, कई बार आप देखोगे। ठीक है, अगर यहाँ कोई इसका अनुभव किया होगा मदर बनने का, तो उनको समझ में आया होगा कि नहीं, ऐसा होता है कि पैरों में भी स्वेलिंग्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वेरिकोज भी आना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है। ठीक है, रिड्यूसेस इंसुलिन, नींद भी बहुत कम आती है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी होती है, और इवन डिप्रेशन भी कई बार देखने को मिलता है। तो ये एक फायदा है योगा का, एक्सरसाइज का, ये सब चीजों में। वेट बियरिंग एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द, अब जो भी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आपके मतलब आप जो है ज्यादा वेट वाला नहीं करना, रिड्यूस करना थोड़ा सा। ठीक है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ लेबर
एंड प्रिपेयर द वुमन फॉर द फिजिकल डिमांड्स ऑफ द लेबर। कई बार क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर पेन बहुत होता है उस टाइम पे, तो वो भी थोड़ा सा एक प्रॉपर, इतना नहीं होगा कि हाँ बहुत लेबर पेन हो रहा है, बहुत आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है बेबी को जन्म देने में, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, आप खुद को तैयार कर पाते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। क्या होता है, प्रॉपर हम यूट्रस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, बद्धकोनासन हो गया, है ना, ये चीजें बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे करने के लिए। प्रेगनेंट उनको स्पेशली दिया है, मलासना हो गया, है ना। इम्प्रूव केयर स्टेबिलिटी एंड पेल्विस फ्लोर मसल स्ट्रेंथ। इम्प्रूव द गैल्सिन कंट्रोल। आप हमने बताया था ना कि जो हमारा शुगर लेवल है ब्लड, वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव एफर्ट एफर्ट ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड भी है ना, सीएडी जिसको कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारा जो बोन है वीक होना शुरू हो जाता है, उससे भी आप बच जाते हैं। और ब्रिटल, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरटेंशन। इम्प्रूव पोस्चर्स, आप एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके पोस्चर्स भी प्रॉपर इम्प्रूव रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, है ना, मसल स्ट्रेंथन रहेगा। मेंटल लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव रहेगा आपका। डिक्रीज बर्थ वेट एंड लेस मेंस्ट्रुअल वेट गेन, मैटरनल वेट गेन। ठीक है, ये देखो आप क्या है कि इस टाइम पे बहुत वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता, आप नॉर्मल वेट होता है और वो भी रिकवर हो जाता है, ऐसा नहीं है। इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, आपका जो प्रॉपर स्वास्थ्य है वो भी बहुत इम्प्रूव रहेगा। हेल्प्स इन अचीविंग द प्री प्रेगनेंसी फिटनेस लेवल, है ना, आप प्रॉपर आपका जो फिटनेस लेवल है आप उसको अचीव कर पाते हैं प्री प्रेगनेंसी का, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। और पोस्ट नेटल केयर में, कि पोस्ट नेटल पीरियड इज द पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी। अब जैसे ही डिलीवरी हुआ तो बस उसके बाद से आपका पोस्ट नेटल केयर है, उस टाइम पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है ना, प्रॉपर मसाज लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, ड्यूरिंग विच इज द न्यू मदर्स बेबी बिगिंस टू रिकवर द रिटर्न ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग्स की वजह से भी आपका प्रॉपर डाइट भी लेना है, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करते रहना है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर नॉर्मल हुआ है तो, सिजेरियन हुआ है तो फिर चेंज हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी, फिर उस टाइम पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ऐसा नहीं कि हमने बस प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद तुरंत हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सिजेरियन के केस में आपको एटलीस्ट 1 to 2 months आपको रिलैक्स करना है मिनिमम। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन अ पोस्टनेटल केयर में, उस टाइम पे क्या होगा पोस्टनेटल केयर में, मतलब आप डिलीवरी के बाद क्या रोल है फिजियोथेरेपी का। इंट्रोड्यूसिंग द एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन प्रोग्राम, फिर वही बोल रहा हूं मैं, दो चीजें, सिजेरियन के लिए अलग केस हो जाता है प्रॉपर, और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलग। ठीक है, देयर बाय एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशंस हो जाती हैं। thereby assisting a new mothers in a physical recovery, restoration of the muscle strength and tone। जो भी हमने, जो हमारा मसल स्ट्रेंथ चला गया तो उसको वापस से गेन करने के लिए, उसको टोन अप करने के लिए जो है हम एक्सरसाइज कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम, जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो भी इश्यूज आई हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है। टीचिंग करंट ergonomics for the breastfeeding, handling and baby and household chores। उस टाइम पे क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर सिखाते हैं, एक समझो कि नियम कि प्रॉपर की, जैसे डिलीवरी हो गया है, कई बार तुरंत जो है, मतलब माँ जो है बच्चों को तुरंत जो है दूध नहीं पिला पाती है तुरंत, तो वो एक नर्स जो होती है वो प्रॉपर सिखाया जाता है कि आपको कैसे फीड कराना है बच्चे को। एक आपका सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, आपको पढ़ाया गया होगा ना कि भाई एक दूध निकलने का उस वक्त, ठीक है, अलग प्रोसेस होता है, अलग हार्मोन्स होता है। ठीक है, और दो हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। किसी को याद है क्या पढ़ाया गया है आपको?
प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। यस, दोनों का अलग रोल है, पता है आपको? ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन तो सर डक्ट बनाती है और ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध का बच्चा जब हम्म, सक करता है ठीक है। ब्रेस्ट को तो फिर माँ के दिमाग में वो फीलिंग्स आती है तो फिर वो दूध आता है। राइट, तो उसको पहले ऐसे ये तुरंत नहीं आता, तो प्रॉपर नर्स उनको जो है गाइड करती हैं। एक तो आप अपने मेंटली आपको वो करना है कि हम बच्चे को फीड कराना है, तब जाके वो सिक्रेशन होता है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, और बहुत मतलब असहनीय दर्द भी उस टाइम पे फील होता है माँ को। ठीक है, हैंडिंग द बेबी एंड इसलिए हमें बहुत माँ के प्रति बहुत कृतज्ञता, वो जितना दर्द सहती है हम उसके जीवन भर ऋणी रह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए इसको टीच किया जाता है, बताया जाता है। फिजियोथेरेपी इज फॉलोइंग ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। देखो यही चीज है कि फिजियोथेरेपी क्यों कराया जाता है, कि प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी प्रॉपर हो इस तरह से। इसीलिए आजकल जो है प्रीनेटल योगा आजकल बहुत आजकल चलन में है इस तरह की चीजें, कि हाँ आजकल लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि नहीं हमें करना है। पहले के ऐसा होता था कि प्रेग्नेंट है तो नहीं कुछ नहीं करना, रेस्ट करो रेस्ट करो, नहीं, आप करो लेकिन लिमिटेशंस में सब कुछ करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज प्रोग्राम उसके लिए हम करते हैं, जैसे कि एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जो भी हमारे लिम्स हैं उसका मूवमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, अपर लिम्स लोअर लिम्स, ठीक है, पूरा यूट्रस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन ये चीजें होते रहनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है उस टाइम पे, ये बहुत जरूरी है। कई बार तो क्या होता है प्रेग्नेंट उनको ना ब्रीदिंग की इश्यूज आने हो शुरू हो जाती है, सांस ही नहीं आता है, तो उनको जो है डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाया जाता है। इसमें ना एक सेक्शनल ब्रीदिंग आता है, एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ये चीजें उनको सिखाते हैं। ठीक है, यौगिक ब्रीदिंग, पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज भी कराया जाता है प्रॉपर, जो है पेल्विस का जो है स्ट्रेंथन के लिए। ठीक है, पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज कराना है, कैटन काउ पोज एक्सरसाइज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक इशूज शुरू हो जाता है, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कैट एंड काउ पोज, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, स्पाइन का एक साथ एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन दोनों हो रहा है, मूवमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक अ वेव, अपन देख रहे हो वेव कैसे होता है। बटरफ्लाई, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई मलासना, और इसमें एक ऐड कर दो बद्ध कोणासन, जब बटरफ्लाई के जैसा ही होता है, बटरफ्लाई में मूव होता है, बद्ध को आसन में क्या होता है, स्टेडी रहता है। ठीक है, इसमें एक सुप्त बद्ध को नासन भी होता है, लेट कर फिर हम वो कर सकते हैं, वो रिलैक्स, वो भी अच्छा है। फिर इसमें एसएलआर करते हैं, स्ट्रेट लेग रेस, ये भी एक्सरसाइज कराया जाता है कि लेग्स को कुछ एंगल पे ऊपर उठाना है, ले जाना है। ये केट का ठीक सा एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है करते हैं सर? सिंगल मार्जरी लेग, सिंगल मार्जरी स्ट्रेट लेग रेस। नहीं, सर ये केट मार्जरी नहीं है, मार्जरी नहीं है, उत्तान पादासन, मतलब कि अगर कोई इस तरह से लेटा हुआ है सर तो विजय जी ये पूछ आदमी, रहे थे कैट काउ वाला। कौन सा? सर ये फोर्थ वाला जो केट सा कैट एंड एक्सरसाइज काउ कह रहे पोज, थोड़ा। मार्जरी आसन, मार्जरी आसन। अच्छा मोजरिया। ठीक है, इसको ना एक इसको बाघासन भी कहते हैं। एक बार मैं एक एग्जाम दे रहा था, तो वहां पे मार्जरी और कैट एंड काउ पोज को छोड़कर ये तीसरा, बाद में हमने देखा कर इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, व्याघ्रासन ऐसे करके नाम था। व्याघ्रासन सर, व्याघ्रासन। व्याघ्रासन है ना, हाँ, एग्जाम में इस तरह का आया था एक बार, ये बात है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया एसएलआर की। लेटा हुआ है कोई इंसान, राइट लेग या लेफ्ट लेग को 30-40 डिग्री पे उठा के देखना, चेक, इस तरह उसको कहते हैं एसएलआर। ठीक है, जो किसी को बैक पेन अगर होता है ना तो हम उसको मतलब डायग्नोस भी करते हैं इस तरह से एसएलआर करके, कि कितने लेवल पे उठाते हैं, कहाँ कितना पेल्विस पेन है, कहाँ तक पेन है। ये डायग्नोस का एक मेथड भी है एसएलआर। ठीक है, पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज, पेल्विस ओपनिंग एक्सरसाइज यही हो गया हमारा, बटरफ्लाई एक्सरसाइज है ना, मलासना, बद्धकोण, ये सब पेल्विस ओपनिंग एक्सरसाइज।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कुछ इस तरह के करना है। स्पेशली मैंने कुछ ऐसा यौगिक मैनेजमेंट इस तरह से ऐड नहीं किया है, लेकिन आप इसको समझिए क्योंकि लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि लिमिटेशंस होती हैं एक्सरसाइज की, सामने वाले के कंडीशंस को देखते हुए कि भाई वो उसका कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, उसके अनुसार से हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसको एक्सरसाइज। प्रॉपर डाइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मैंने कोई आसन या प्राणायाम का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग है तो आप योग निद्रा भी ऑल्सो गुड, योग निद्रा मेडिटेशंस, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सोहम मंत्रा चैंटिंग ऑल्सो गुड। आजकल तो अगर योग की दृष्टिकोण से देखें तो आजकल वो भी चल रहा है, गर्भ संस्कार। यहाँ जो लोग होंगे वो जानते होंगे गर्भ संस्कार क्या होता है। ठीक है, तो वो कराया जाता है पुंसवन बेबी के संस्कार। लिए। हाँ, पुंसवन संस्कार होता है कब? जब वो कॉन्सीव होने के टाइम पे आई थिंक होता है ना, गर्भ 1 से संस्कार 3 मंथ के उससे बीच में पहले। सर। क्या 3 मंथ? फर्स्ट मंथ से 3 मंथ्स के बीच में पुंसवन फर्स्ट करते वही सर। स्टार्टिंग, हाँ, मतलब जब कंसीव हुआ है उस टाइम पे स्टबरी वो पुंसवन संस्कार अलग होता है, गर्भ संस्कार अलग होता है। गर्भ संस्कार आई थिंक जो हमारे 3rd ट्राइमेस्टर में कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा प्रीनेटल पोस्टनेटल। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर एनीवन? इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे ना, जैसे मतलब बहुत कुछ है देखो, ना इसमें। नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, है ना, लेकिन आपको ये जितना पढ़ा बताया है ना इसी में से रहेगा, ये आप याद रखो। और कुछ चीजें जो है ना, ने कुछ कॉमन सेंस का यूज करके भी होता है। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक का यूज करके एग्जाम जो है निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप